नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 10। हम पढ़ चुके हैं प्रकाशिकी में किरण प्रकाशिकी के बारे में, और हम ये भी जानते हैं कि प्रकाशिकी होती है दो प्रकार की, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हमने प्रकाश की जो घटनाएं थी, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, सूर्य से प्राकृतिक जो परिघटनाएं थी, परिकिरण थी, इंद्रधनुष और प्रकाशिक यंत्रों के बारे में हमने जानकारी हासिल की और उनका विस्तार से अध्ययन किया। अब हम प्रकाश का जो पथ है उसमें तरंग प्रकृति के आधार पर आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन ने सबसे पहले ये बताया था कि प्रकाश है वो कणों के रूप में गमन करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मोमेंटम होता है, मास होता है। और इसी स्टेटमेंट को हाइगेन ने ये कहा था कि जो प्रकाश है वो तरंग रूप में गमन करता है। ठीक है, तो हम हाइगेन के सिद्धांत के बारे में ही विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हाइगेन्स के सिद्धांत को हम जानेंगे। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए, बहुत ही आसान ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत की। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रटा मारने वाली बात नहीं है। न्यूटन ने ये कहा था कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में गमन करता है, यानी प्रत्येक प्रकाश स्रोत से। प्रकाश स्रोत आप जानते हैं, जैसे सूर्य हमारे लिए क्या है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। बल्ब, लैंप, ये सब क्या है, ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत हैं। प्रकाश स्रोत का अर्थ ये होता है कि जहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये जो प्रकाश है वो कण के रूप में क्या करता है, गमन करता है, और इन कणों को कहा गया कणिकाएं। इसलिए इसका नाम पड़ गया न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। ठीक है, सिंपल सी बात थी। न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने ये कहा कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में गमन करता है, अर्थात प्रकाश स्रोत से प्रकाश कण के रूप में गमन करता है, और इन कणों को हम कहते हैं कणिकाएं। अब जैसे कण के रूप में इनको कहा गया, तो इससे क्या हुआ, अपवर्तन और जो परावर्तन है उनकी तो व्याख्या हो गई। ठीक है, लेकिन ये समझा नहीं पाया व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण ये शब्द आपके लिए नए हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में भी विस्तार से आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और अपवर्तन और परावर्तन के लिए हम पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपको अपवर्तन और परावर्तन की संपूर्ण जानकारी हासिल हो जाएगी। तो अब हम ये बात करते हैं कि ये व्यतिकरण को नहीं समझा पाया, यानी जब दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो तीव्रता कहीं पर कम होती है, कहीं पर न्यूनतम होती है, उस घटना को बोलते हैं व्यतिकरण। विवर्तन, जिस प्रकार से ध्वनि जो होती है ना, आवाज़, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से चली जाती है, उसी प्रकार से प्रकाश तरंगों की भी बात होती है, तो इस घटना को बोलते हैं विवर्तन। और ध्रुवण आप जानते हैं कि जिस प्रकार चश्मा लगाकर हम धूप में जाते हैं तो हमें जो तेज़ धूप है उसमें भी हमें छाया नज़र आती है, यानी प्रकाश का अवशोषण। हालांकि उसमें उत्सर्जन भी होता है, वो अपन आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे ध्रुवण के बारे में विस्तार से। फिलहाल ये समझ लीजिए कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण ये सब क्या होती हैं, प्रकाशीय घटनाएं हैं। तो ये अपवर्तन और परावर्तन को तो इसने समझा दिया, लेकिन इन मुख्य घटनाओं को, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण को भी ये नहीं समझा पाया। ठीक है, अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या करता है, लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को नहीं समझा पाया। ठीक है, अब न्यूटन की बात को कैंसिल की किसने, हाइगेन्स के सिद्धांत ने। ठीक है, अब हाइगेन्स का सिद्धांत जो हमारा ये टॉपिक भी है, हाइगेन्स ने ये कहा था कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो हमेशा उसका उत्सर्जन किसके रूप में होता है, तरंगों के रूप में होता है सबसे पहले, यानी प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। ये बात किसने कही थी, हाइगेन्स ने कही थी। और हाइगेन्स ने इसके लिए जो अपना प्रमाणीकरण है वो ईथर नाम के एक काल्पनिक माध्यम से संचरित होती है। यानी उन्होंने इन तरंगों को ये माना कि ये ईथर नाम के एक काल्पनिक माध्यम से क्या होती हैं, संचरित होती हैं। अब जैसे आपको पता है कि प्रकाश स्रोत है, उससे प्रकाश आ रहा है, तो उसका स्पीड भी क्या होता है, प्रकाश के वेग यानी अधिकतम होता है। तो ये अधिकतम होता है, और इन्होंने माध्यम की क्या कर ली, कल्पना कर ली। ठीक है ना, तो यहाँ तो माध्यम की कल्पना होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ईथर इसलिए माना था कि ये क्या होता है, ये भारहीन माध्यम होता है।
भारहीन माध्यम होता है, इसलिए ये इतना तरंगों को क्या नहीं करेगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा। और लेकिन अब समस्या ये आई थी कि हाइगेंस ने, चलो यहाँ तो आपने समझ लिया कि तरंग प्रकृति का समर्थन किसने किया, हाइगेंस ने किया। तो लेकिन अब इसमें भी समस्या आई कि अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इनकी तो ये व्याख्या आसानी से कर जाता है, लेकिन ये समझा नहीं पाया। इसके और भी भाई हैं, और भी घटनाएं हैं जिनका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव है, काम्पटन प्रभाव है, इनको ये समझा नहीं पाया। लेकिन कुछ हद तक ये सही भी माना गया था। देखिए तरंग में होती हैं क्या, तरंग दैर्घ्य होती हैं, इसलिए ये सिस्टम आपके इसमें चलता रहा। यानी आप ये समझ रहे हो कि न्यूटन ने कहा कण के रूप में और हाइगेन ने कहा तरंग रूप में, ठीक है। लेकिन अब दोनों ही क्या हो गए, असफल हो गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं द्वैत प्रकृति आपको नज़र आने वाली है। लेकिन वो द्वैत प्रकृति है वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तार से। हालांकि यहाँ भी शॉर्ट में कुछ जानकारियाँ हैं, लेकिन वहाँ हम उन जानकारियों को एज ए टॉपिक पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम उस शॉर्ट जानकारी को हम शामिल नहीं करेंगे, केवल उसे हम आपको समझाएंगे। लेकिन आने वाले चैप्टर के अंदर हम उस जानकारी को पूरा विस्तार से रखेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि हाइगेन सिद्धांत ने क्या कहा कि जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश है वो तरंग के रूप में गमन करता है, ठीक है। और इन तरंगों की जो चाल ना वो कितनी होती है, ये तो आप दिमाग में डाल ही लीजिए कि प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये भी था कि तरंग है वो सभी दिशाओं में समान रूप से गमन करती है। चलो अब इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि न्यूटन ने कहा कणीय रूप में होता है, हाइगेन ने कहा तरंग रूप में होता है, और बाद में प्लांक ने बताया था इनको फोटोन के रूप में। तो हालांकि कुछ जानकारियाँ यहाँ भी आपको समझनी होंगी, क्योंकि आगे जाकर हमारे न्यूमेरिकल में हेल्प हो जाएगी। और उसमें जो ऊर्जा होती है ना वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। और E = h/μ, और h आप जानते हैं प्लांक नियतांक होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति होती है। यानी उन्होंने कहा कि प्रकाश का उत्सर्जन फोटोन के रूप में होता है, प्रोटॉन नहीं, फोटोन, ठीक है ना, फोटोन के रूप में होता है। और प्रकृति कैसी बताई उन्होंने, द्वैत बताई थी, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के क्या होते हैं, पैकेट होते हैं, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत में आता है। तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, क्वांटा या फोटोन, किसी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को, पैकेट या बंडल हम उसे कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये उनकी फोटोन के लिए जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती के क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, इन सब की एक प्रकार की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। और ऊर्जा आप जानते हैं E = mc² होता है, तो इसमें मास भी शामिल हो जाता है, ठीक है। और साथ में क्या आगे इसमें वेवलेंथ भी आ गई। तो E = mc² = E = h/μ। तो हम इनके बारे में फिलहाल इतने जानेंगे, क्योंकि हमारे इस वीडियो में न्यूमेरिकल भी शामिल है। तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है, लेकिन विस्तार से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, जहाँ प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है, और साथ में पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलो अब हम हमारे टॉपिक में फिर से आते हैं, और अब हम जानते हैं कि तरंगागर किसे कहते हैं। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तरंगागर किसे कहते हैं। और ये भी समझ लीजिए आप कि ये नहीं कि अगर आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता, दोबारा आ जाएगा एग्जाम में। तो तरंगागर किसे कहते हैं, चलो वेव फ्रंट की बात करते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है, प्रकाश का एक माध्यम है, यानी जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि प्रकाश किस प्रकार से गमन करता है। और जिस प्रकार से गमन करता है बच्चों, उसके अंदर हम ये समझेंगे कि ये एक अलग अलग पथ बनाता है, ठीक है। और वो पथ कैसे बनते हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए कैसे, पहले हम बात करते हैं कि तरंगागर होता क्या है। तरंगागर होता क्या है, किसी माध्यम में समान कला में कोई माध्यम मान लीजिए, ठीक है, उस माध्यम में क्या हो रहा है, प्रकाश गमन कर रहा है। अब जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है। अब टॉर्च का प्रकाश कैसे निकलेगा, कुछ इस प्रकार से निकलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप देखें ध्यान से, ये क्या बन रहा है, एक प्रकार का एक गोला बन रहा है। तो इसका मतलब ये एक बिंदु से प्रकाश आया। और या फिर आप देखिए, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक खुले मैदान में खड़े हैं और आपको सामने से कहीं एक फोकस आता हुआ दिख रहा है, लाइट, तो फोकस पूरा आपको समतल दिखेगा, ठीक
ठीक है। फिर आप उस लाइट की दिशा में आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए और जैसे आप बढ़ते जाएंगे फिर आप उस प्रकाश को पूरा कवर कर लीजिए, या फिर ये कर दीजिए अपने हाथ से आप उस टॉर्च के आगे जाकर हाथ लगा दीजिए, प्रकाश बंद हो गया। और जैसे आप उसको छोड़ेंगे तो धीरे धीरे प्रकाश क्या होगा, वापस फैलेगा। तो वो एक बिंदु से प्रकाश निकला, ठीक है। और फिर जैसे प्रकाश चलता गया इसका रास्ता भी बदलता गया आगे की ओर, समझ गए ना। तो अब देखो इसका जो आकार था ना, अब इससे प्रकाश किस प्रकार से निकल रहा है, ये क्या होता है, ये वेव फ्रंट होता है, अर्थात तरंगाग्र होता है, ठीक है। तो तरंगाग्र का मतलब होता है जिसमें प्रकाश क्या होता है, समान दिशाओं में और समान रूप से क्या होता है, कंपित होता है, वाइब्रेशन मोड पर गुजर जाता है। यानी किसी माध्यम में समान कला में, भाई अभी ये थोड़ी कि प्रकाश थोड़ा इधर चला गया साइड में निकल गया, ऐसा नहीं होता। वो जिस दिशा में आप उसको संचित करना चाह रहे हो उस दिशा में समान रूप से जाएगा। तो आपको बताना कि किसी माध्यम में समान कला में कंपित, ठीक है ना, वाइब्रेशन होने वाले कणों का जो बिंदुपथ है, बिंदुपथ रास्ता, बिंदुपथ यानी रास्ता, तो समान कला में कंपित होने वाले कणों का जो बिंदुपथ है वो बच्चों क्या होता है, वो तरंगाग्र कहलाता है। कोई समस्या आपके इसमें नहीं होनी चाहिए, ये क्या हो गया, तरंगाग्र हो गया। अब तरंगाग्र जो बच्चों वो डिपेंड करता है, जैसे मैं आपको बोल रहा था अभी कि टॉर्च है, अब टॉर्च तो चलो ठीक है, ट्यूबलाइट की बात करें तो अलग हो गया ना, दूर तक फैलेगा। तो इसलिए तरंगाग्र का जो डिजाइन है ना, आकार, वो हमेशा जिस स्रोत से आप प्रकाश प्राप्त कर रहे हो उसके आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। और तरंगाग्र की अभिलंबवत खींची गई रेखा, जैसे अभी हमने मान लो ये तरंगाग्र है और लंबवत रेखा खींच दी, तो वो क्या करेगी, वो उस प्रकाश के संचरण की दिशा को व्यक्त करेगी, तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, यानी प्रकाश किस दिशा में जा रहा है उस दिशा को ये बताती है। अब हम बात करते हैं तरंगाग्र के प्रकार की। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने टॉर्च के लिए कहा और मैंने आपको ट्यूबलाइट के लिए कहा, और वैसे मैंने कहा कि आप खुले मैदान में खड़े हो तो आपको दूर से प्रकाश दिख रहा है तो एक समतल की तरह दिखेगा, इसलिए ये 3 प्रकार का है। पहला प्रकार है यहाँ पर गोलीय तरंगाग्र। तो गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, आपको एक बिंदु छोटा सा प्रकाश स्रोत रहेगा, ठीक है ना, जैसे छोटा बल्ब है वो क्या करता है, सभी दिशाओं में प्रकाश फैला देता है। एक टॉर्च है, वो आप देखना खेत के अंदर, खेत में क्या खुला मैदान हो गया, वहाँ आपको स्पष्ट दिखेगा, टॉर्च कर दिया आपने, दूर तक जा रहा है, ठीक है, कहाँ से, एक छोटे से बिंदु से तो निकल कर आया है वो। तो एक अगर बिंदु प्रकाश स्रोत से, बस आप तो ध्यान रखो, बिंदु प्रकाश स्रोत और गोलीय, बिंदु प्रकाश स्रोत से गोलीय, बस ये ध्यान रखो। या उल्टा पूछ सकते हैं कि गोलीय तरंगाग्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे बिंदु प्रकाश स्रोत से प्राप्त होता है। तो बिंदु प्रकाश स्रोत से समान कला में कंपित होने वाले सभी बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, कहाँ से, बिंदु प्रकाश स्रोत से समान कला में कंपित होने वाले सभी बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो होता है गोलीय तरंगाग्र, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। डायग्राम समझते हैं कि ये हमारा हो गया एस मतलब सोर्स, किसका, लाइट सोर्स, प्रकाश का स्रोत। अब यहाँ से प्रकाश देखो सभी दिशाओं में समान रूप से क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, ये क्या हो गई, किरण हो गई। और वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट तरंगाग्र होता है। तो एक बिंदु प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलेगा वो सभी दिशाओं में समान रूप से क्या करेगा, गमन करेगा। इसका मतलब ये जो बन जाएगा, आप इसको डॉट डॉट कर सकते हो बीच में और कर दीजिए आप, सभी दिशाओं में समान रूप से गमन कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है बेलनाकार तरंगाग्र। जैसे मैंने बात की ट्यूबलाइट की, तो ये लीजिए ट्यूबलाइट हो गई यहाँ पर। अब ट्यूबलाइट से भी क्या होगा, सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश गमन करेगा, तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, बेलनाकार, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल हो जाएगा ये वेव फ्रंट। तो ये रेखीय प्रकाश स्रोत, ध्यान रखना, रेखीय प्रकाश स्रोत, रेखीय मतलब एक लीनियर पोजिशन हो गई, ठीक है ना, लाइन कह सकते हैं, एक प्रकार की लाइन, एक प्रकार का तार, ठीक है ना, सीधी लेंथ के लिए। तो रेखीय प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का क्या, बिंदुपथ। यानी अगर कोई रेखिक प्रकाश स्रोत है तो उससे जो बिंदुपथ बनेगा वो बिंदुपथ क्या होता है, वो बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। कोई दिक्कत आपके इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो, तो ये किरणें हो गई, ये आपका क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया। कौन सा, बेलनाकार वेव फ्रंट बन गया, बेलनाकार हो गया। अब देखिए तीसरा जो है वो है समतल तरंगाग्र। इसको आप समझे, अगर आप टॉर्च के पास में है तब तो चलो आपको लगेगा कि ये एक बिंदु प्रकाश स्रोत है, यानी पता लग रहा है
कि किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है। लेकिन मान लीजिए आप बहुत दूर खड़े हैं, तो दूर से आपको लाइट दिख रही है। वो होता है ना, कई बार हम चलते जा रहे हैं, पैदल सुनसान रास्ता है और हमें कहीं दूर एक प्रकाश दिखता है, तो वो प्रकाश दिखता है, वो ये पता नहीं लगता कि वो प्रकाश आ कहाँ से रहा है, मतलब किस प्रकार का वो बल्ब है या ट्यूबलाइट है या कोई टॉर्च है। लेकिन जैसे हम उस प्रकाश के पास पहुँचते हैं तब हमें पता लगता है कि भाई ये तो ट्यूबलाइट है या ये बल्ब है या ये मरकरी है। तो इसका मतलब किसी बिंदु प्रकाश स्रोत या किसी रैखिक प्रकाश स्रोत, यानी किसी बल्ब की बात कर लीजिए, किसी टॉर्च की बात कर लीजिए या किसी ट्यूबलाइट की बात कर लीजिए, तो अगर जब हम इनके पास होते हैं, यानी एक बिंदु प्रकाश स्रोत या रैखिक प्रकाश स्रोत के थोड़ा डिस्टेंस में अगर हम होते हैं, तो हमें लगता है कि ये गोलीय तरंगागर है या ये बेलनाकार तरंगागर है। लेकिन अगर हम इनसे दूरी बढ़ा दें और हम इनसे दूरी बढ़ा देंगे ना, तो ये जो गोलीय या बेलनाकार तरंगागर थे, ये आगे जाकर कैसे बन जाते हैं, समतल तरंगागर बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो बिंदु या रेखीय प्रकाश स्रोत से अगर दूरी को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर दूरी को बढ़ा दिया जाए तो समान कला में कंपित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, समतल तरंगागर कहलाता है। ठीक है, चलो अब हम इसमें बात करते हैं कि मान लीजिए कि बिंदु प्रकाश होता है, आप इसको समझिए आप, ठीक है, बिंदु प्रकाश होता है। अब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये लीजिए, इस प्रकार से सभी दिशाओं में निकलेगा, समान रूप से निकलेगा। ओके, अब इनको आप बढ़ाते जाइए, देखिए चाप है, अब इस चाप को जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये चाप फिलहाल में क्या हो जाएंगे, एकदम समतल हो जाएंगे, इस प्रकार से समतल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बिंदु प्रकाश स्रोत या रैखिक प्रकाश स्रोत से आपने दूरी बढ़ा दी ना, तो वो तरंगागर क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा और वो अब गोलीय तरंगागर और बेलनाकार तरंगागर न होकर क्या बन जाएगा, समतल तरंगागर बन जाएगा। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, किरण हो गई, तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, समतल तरंगागर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया तरंगागर। हमने तरंगागर में ये जाना कि तरंगागर जो है ये 3 प्रकार का होता है, गोलीय तरंगागर, बिंदु प्रकाश स्रोत से, बेलनाकार तरंगागर, रैखिक प्रकाश स्रोत से, और तीसरा क्या था, समतल तरंगागर, अगर दोनों से दूरी बढ़ा दें, किससे, बिंदु प्रकाश स्रोत से या रैखिक प्रकाश स्रोत से। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हाइगेन का जो सिद्धांत है। अब मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, ये तरंगागर हमने पहले इसीलिए पढ़ाया कि हाइगेन्स ने कहा था कि जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश है ना, वो तरंग रूप से गमन करता है। तो तरंग का जो पथ है उसे हम क्या कहते हैं, तरंगागर कहते हैं। तरंगों का बिंदु पथ क्या होता है, तरंगागर होता है। तो अब इस नियम को हम ये भी कह सकते हैं कि हाइगेन के अनुसार जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश है ना, वो तरंगागर के रूप में गमन करता है, और हर बिंदु में, और उस तरंगागर में इतनी ताकत होती है कि उसका हर बिंदु क्या करता है, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐस क्या है, एक प्रकाश स्रोत है, और आपने एक गत्ता है, उस गत्ते पर लाइट डाली। ठीक है, इस गत्ते में हमने 2 छेद कर दिए। छेद मतलब यहाँ पर स्लिट होती है, S1 मान लीजिए, S2 मान लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि सर जब हम इस पर लाइट डालेंगे पूरे के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ तो हमें पूरी लाइट दिखेगी, और साथ में कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है तो उसको यहाँ से लाइट देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि यहाँ से क्या है, प्रकाश को आगे गुजरने का एक रास्ता मिल गया, और इसी प्रकार से यहाँ से आगे गुजरने का एक रास्ता मिल गया। तो ये तो क्या हो गया, मूल तरंगागर तो आपका यहाँ आ गया। ठीक है, यानी प्राथमिक तरंगागर आप इसे कह सकते हैं, और जो आगे जाकर बन रहा है उसे आप क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगागर आप इसे कह सकते हैं। फिर आप आगे और भी इस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। यानी आपको ये समझना है कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगागर रूप में गमन करता है, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, इसलिए हमें एक नवीन तरंगागर प्राप्त हो जाता है। नवीन तरंगागर के अंदर जो तरंगे थी उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और हमें अब यही समझना है कि हाइगेन्स का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है वो क्या है, इसकी हम पूरी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन 2 पॉइंट की बात करेंगे। पहला पॉइंट कि हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश क्या होता है, तरंगागरों के रूप में चलता है। मैंने आपको पहले कहा था कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश क्या होता है, तरंग के रूप में गमन करता है। अब हम ये भी जान चुके हैं कि तरंगों का पथ क्या होता है, तरंगों का बिंदु पथ क्या होता है, तरंगागर होता है। तो अब हम इस नियम को और अच्छा बना देंगे और हम ये बताएंगे कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश क्या होता है बच्चों, तरंगागर के रूप में चलता है। ये प्राथमिक तरंगागर कहलाता है। ठीक है, चलो अब एक बार तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट बाद में आएगा।
अब इसके अंदर क्या है, तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है बच्चों वो एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, नए प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य करता है। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बताया था कि S1 S2 क्या है, एक स्लिट है, हमने S से प्रकाश आपतित कराया, तो ये तो हो गया प्राथमिक तरंगाग्र, और यहाँ से वापस इन छिद्रों से या इन स्लिटों से प्रकाश बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा द्वितीयक तरंगाग्र। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए इससे उत्सर्जित तरंगिकाएं, क्योंकि पहला प्राथमिक तो हो चुका है, अब क्या रहा है, द्वितीयक आ रहा है, तो उन तरंगिकाओं को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए हम इसकी व्याख्या भी हमें आगे करनी है, उससे पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं एक बार कि जैसे ये S क्या एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब S एक प्रकाश स्रोत है, तो हम क्या करते हैं, इससे जो आपको प्राप्त होने वाला है वो क्या होता है, वो प्राथमिक तरंगाग्र होता है। कैसे, देखिए बिंदु स्रोत है प्रकाश स्रोत, और बिंदु स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो हमेशा आपको पता है एक गोलीय तरंगाग्र बनाता है। ठीक है, तो जो प्राप्त हो रहा है उसको से हमने मान लिया यहाँ पर चाप खींचकर, अलग अलग प्रकार के चाप खींचकर हमने वर्ताकार के सर्किल बना दिए, तो हमने सबको क्या मान लिया कि ये एक प्रकाश स्रोत से प्राप्त तरंगाग्र है। अब देखो सीधी सी बात है, ये तो बिंदु प्रकाश स्रोत है, अब इससे अगर आप दूरी बढ़ा देंगे तो दूरी बढ़ाते ही क्या बन जाएगा बच्चों, वापस देखो क्या बन जाएगा। मैंने आपको बताया कि बिंदु प्रकाश स्रोत अगर आप पास में खड़े हैं तब तो आपको क्या लगेगा कि गोलीय तरंगाग्र है, लेकिन जिससे आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे ना तो वो गोलीय तरंगाग्र किस में विकृत हो जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा और किस में चला जाएगा, समतल तरंगाग्र में चला जाएगा। तो देखिए अभी क्या हो गया, समतल हो गया। तो पहले क्या प्राप्त हुआ था आपको, प्राथमिक तरंगाग्र, बाद में क्या प्राप्त हो गया आपको, द्वितीयक तरंगाग्र। तो इतना इसमें डिफिकल्ट है नहीं, बिल्कुल आसान सी बात थी, वही हमने इस चित्र में दर्शाई है। अब द्वितीयक तरंगिकाएं अगर आगे बढ़ती हैं चलो आगे बढ़ती हैं, आगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये पहले साइकिल बन गए, कहाँ से, बिंदु प्रकाश स्रोत S से। अब आप चाहते हो कि मैं और इसको आगे ले जाऊँ, ठीक है, और आगे ले जाऊँ, मान लीजिए आपने यहाँ चाप खींच के बना दिए। ठीक है, अब इन चाप के, चाहे इसकी ले लीजिए आप, इनकी स्पर्श रेखा खींच दो, ऐसे स्पर्श रेखा, इन सब के स्पर्श रेखा खींचें इस तरीके से, या फिर अगर आप ये सीधा वाला करना चाहते हो सीधा कर लो, ऐसे सीधा खींच दीजिए। तो एक स्पर्श रेखा की तरह देखो, स्पर्श रेखा ऐसे होती है, टच करते हुए जाएगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ये आपको ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्शीय पृष्ठ, उभयनिष्ठ देखो, अब हमने यहाँ भी टच करवाया, यहाँ भी टच करवाया, और हमने यहाँ भी टच करवाया, और इसी प्रकार यहाँ इसमें देखिए आप यहाँ भी टच करवाया, उभयनिष्ठ स्पर्शीय, यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, सबका सेम पॉइंट है उभयनिष्ठ पर, वो हम क्या करवा रहे हैं, टच करवा रहे हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्शीय पृष्ठ खींचने पर बनने वाला उभयनिष्ठ स्पर्शीय पृष्ठ क्या होता है बच्चों, वो होता है द्वितीयक तरंगाग्र होता है। ठीक है, खींचने पर बनने वाला, और उस पृष्ठ को खींचने पर बनने वाले नवीन तरंगाग्र को बच्चों हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो पहले हमने ये चाप खींच दिया, तो एक तो हो गया, ये तो हो गया आपका बनने वाला। ठीक है, ये बनने वाला, और फिर इसी को हमने आगे बढ़ाया तो क्या बन गया, बनने वाले। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें, ये तो हो गया बनने वाला, और ये हो गया आपका बनने वाले, क्योंकि अब आप आगे और भी ले सकते हैं, अब आप जितने और आगे लेंगे उस हिसाब से समतल बनता जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और बिंदु स्रोत है, इसको आप S भी लिख देना साथ में यहाँ पर। ठीक है, S मतलब होता है सोर्स। चलो अब पहला पॉइंट हो गया, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। हाइगेन के सिद्धांत में द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की बात चल रही है। तो तरंगाग्र माध्यम में क्या होता है बच्चों, प्रकाश के वेग से गतिमान होता है, क्योंकि प्रकाश है तो प्रकाश के वेग से गतिमान होगा ना, तो वेग भी उसका क्या होता है, अधिक होता है। तो और तरंगाग्र से खींचा गया अभिलंब प्रकाश, यानी अभिलंबोत दिशा में जो प्रकाश की हम बात करें, तो वो उस प्रकाश को आगे बढ़ने की दिशा को क्या करता है बच्चों, व्यक्त करता है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी तरंगाग्र में क्या होता है, तरंगाग्र में प्रत्येक बिंदु प्रकाश के वेग से गमन करता है, और अगर आप उसको अभिलंबित बात करते हो कहीं से भी, तो वो उस प्रकाश को आगे बढ़ने की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, चलो अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या भी चलो अभी हमने इतना किया है तो व्याख्या भी कर लेते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। आपको स्टार्टिंग करना है कहाँ से, t बराबर 0 से। तो उसमें क्या होता है, आपको गोलीय तरंगाग्र A भी प्राप्त होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में निकलता है, आप बिल्कुल पास में हो, तो t बराबर 0 पर यहाँ से जो भी प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार से वो आपको प्राप्त होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु
क्या होगा, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा, जिससे नवीन तरंगागर का निर्माण होता है। नवीन तरंगागर अपने चारों ओर क्या करता है, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, भाई यही तो है, मैंने क्या कहा कि इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु से मान लीजिए ए बी बन गया यहाँ पर, ठीक है, ए बी बन गया। अब इस ए बी से हम बात करते हैं कि क्या प्रकाश आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो प्रकाश आगे बढ़ेगा तो प्रकाश की दिशा में आप आगे चले जाओ, ठीक है। तो ये आपको ये भी बताया गया था कि तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु है वो नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है, इसलिए इससे आगे भी क्या होंगे, तरंगागर बनते रहेंगे। अब आप क्या कीजिए, एक डिस्टेंस मान लीजिए, जैसे सी टी मान लीजिए। सी टी मतलब होता है दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। चाल यहाँ पर हो गई सी, क्योंकि प्रकाश का वेग है, टी क्या हो गया, समय हो गया। तो सी टी दूरी की क्या करते हैं, चाप खींच लो। अब इन चाप के सर्किल बना दो, इन चाप के सर्किल बना दो, सर्किल बनाकर इनको डॉट डॉट मिला दो और एक इनका केंद्र बना दो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, वापस क्या बन जाएगा, वापस आपको एक नया तरंगागर प्राप्त हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो इस प्रकार से ये हमने प्रक्रिया पढ़ी है। तो नवीन तरंगागर क्या करेगा बच्चों, अपने चारों ओर द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है, इसलिए नया तरंगागर जो आगे जाकर बन जाएगा आपको ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त हो जाता है। टी समय पश्चात क्या होता है, तरंगागर ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर वी टी त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं है, हम सी टी मान लेते हैं। तो सी टी भी कर सकते हैं आप। सी क्या है, प्रकाश का वेग है, वी भी क्या है, वी उस माध्यम में प्रकाश का वेग है, ठीक है। तो गोले को खींचते हैं, माध्यम में तरंग की चाल क्या है, वी है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब इन सभी गोलों पर एक ओबेनिस्ट, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, इन सभी गोलों पर एक ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा खींचनी है, जिससे हमें अग्र दिशा में आगे बढ़ने पर ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश, आगे मान लो एक और आप आगे चले जाओगे तो ए डबल डैश बी डबल डैश। इस प्रकार से क्या होंगे, तरंगागर क्या रहेंगे, प्रकाश के रूप में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। प्रकाश के साथ साथ वो गमन सभी दिशाओं में समान रूप से अभिलंबित गमन करते रहते हैं। तो ये जो है नहीं कि ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश भी आप काम में ले सकते हैं। नवीन तरंगागर प्राप्त होता है, वो नामकरण तो आपको देना उसमें, ठीक है। चलो, ये इतना हमने पढ़ लिया, ये हाइगेन के तरंग सिद्धांत पर था। लेकिन अब हाइगेन तरंग सिद्धांत के पर आधारित दो बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। नाम आपने सुना है कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, फिर दूसरा हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। पहले हम करेंगे हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। दो नियम होते हैं ना। अब कुछ बच्चे तीसरा नियम भी डालते हैं, वो तीव्रता संबंधी है या आवर्ती संबंधी है, वो नियम नहीं है, अपन हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो इसका एक गुण होता है, फीचर होता है, उसको हम क्या करते हैं, नियम में डालते हैं। ऐसा नहीं करना, जो हमारी बुक्स में उसके हिसाब से हमें चलना है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। इन दोनों नियम को आपको परावर्तन की प्रक्रिया से प्रूफ करना है, ठीक है, समझ गए। चलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समतल परावर्तक तल, ये लीजिए समतल, चित्र में आप देखो समतल परावर्तक तल, क्योंकि हमें परावर्तन करना ना, तो इसके आगे नहीं जाना पड़ेगा, हमें इसको यही स्टॉप करना है। आप थोड़ा और बेस्ट करो तो इसको थोड़ा ऐसे कर देना आप, ठीक है। बाकी ये परावर्तक पृष्ठ है, तो हमें यही रहना है। तो अक्ष, अक्ष डैश, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिर इस पर क्या करें हम, इस पर ए बी, ए बी क्या है, एक समतल तरंगाग्र, समतल यानी प्लेन, ऐसा प्लेन तरंगाग्र क्या है, आपतित हो रहा है। चलो, ए बी, ए पहली प्रकाश किरण, बी दूसरी प्रकाश किरण, तो इन दोनों से बन गया ए बी तरंगाग्र, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ध्यान से देखिए, आपको इसमें रट्टा नहीं मारना, समझना है। आप कहेंगे कि सर जब ये जो तरंगाग्र है ना, इसका बिंदु ए इसको टच कर चुका है, किसको, परावर्तक पृष्ठ को, तब तक जो दूसरी प्रकाश, भाई पहली प्रकाश किरण का तो परावर्तक पृष्ठ पहुंच गया ए पर, दूसरी का कहाँ पहुंच गया, बी पर, टच नहीं हुआ। तो बाजी किसने मारी, पहले बाजी मारी ए ने, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, क्योंकि ए तो टकराने के बाद में जाएगा, भाई मान लीजिए दो लड़के एक साथ दौड़ रहे हैं, दौड़ लगानी है, टच जिसको टच करना है वहाँ टच करके वापस आना वहाँ से। तो मान लो एक बच्चे ने टच कर लिया, दूसरे ने अभी तक टच नहीं किया, तो जब तक दूसरा उसको टच नहीं करेगा तब तक पहला तो चला जाएगा आगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये होता है कि ए जब तक बी यहाँ सी को टच करेगा तब तक ए पहुँच जाएगा डी पर, और ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। आप कहेंगे कैसे, ये इसलिए क्योंकि परावर्तक के एक साइड में माध्यम सेम होता है, ठीक है। तो उसका वेग जैसे मैं मानता हूँ सी मान लो या वी मान लो, जो भी आपको मानना है,
और हम ये मान लेते हैं कि बी से सी तक की दूरी क्या होती है, 4 गुना समय। तो हम मान लेते हैं 4 गुना समय सी टी या वी टी। ठीक है, सी टी मान सकते हैं या वी टी मान सकते हैं, जो भी आप मानेंगे मान लेंगे। दूरी क्या होती है, 4 गुना समय। तो बी सी का मान कितना आ गया, जो भी सी टी या वी टी जो भी आप मान रहे हैं, तो जितना बी से सी तक जाएगा इतना ही ए से डी तक पहुंच जाएगा। समझ गए ना भाई, इसने तो पहले टच कर लिया, ये टच नहीं कर पाया। जब तक ये इसको टच करेगा सी से, तब तक ए कहाँ पहुंच जाएगा, डी पर पहुंच जाएगा और आगे की ओर चला जाएगा। और जहाँ से टच कर रहा है वहाँ से हम बात कर लेते हैं, ये क्या है, एक समतल तरंगागर है। देखो ए बी समतल तरंगागर, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है वो क्या होगा, सी डी तरंगागर। तरंगागर मतलब कि दो समांतर रेखाएं हैं बीच में लंबवत दूरी। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसमें एक बढ़िया चीज़ आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको करने वाले हैं और कोई दिक्कत आपके इसमें आएगी नहीं। देखिए क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी दिख रहा है आपको, ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। ओके, और ये समकोण हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तरंगागर हमेशा क्या होता है, अभिलंबवत होता है। ऐसे आप इसमें आ जाइए ए डी सी में, इसमें तरंगागर क्या होगा बच्चों, अभिलंबवत होगा। ओके, अब ये दोनों त्रिभुज बन गए और इन दोनों त्रिभुजों की आपको सर्वांग समता सिद्ध करनी होगी। ठीक है, और सर्वांग समता सिद्ध करेंगे तो आप खुद देखिए, ये जो कोण है मैंने अभी बताया आपको कि अभिलंबवत होगा, तो दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, 90 डिग्री। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि बी से सी तक की दूरी और ए से डी तक की दूरी दोनों सेम है। कितनी है, अगर आपने सी माना है प्रकाश का वेग तो सी टी है, और वी माना है तो क्या है, वी टी है। ओके, तीसरा पॉइंट, ए सी भुजा। देखो ए सी भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तीन बातें हो गई, दो तो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो जिसमें ये लिखा हुआ है आई कोण, आई, और इधर लिखा हुआ है आर, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक छोटी समस्या आपकी आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगी। देखिए वो छोटी समस्या आपकी यहाँ होगी। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे चलो इसको काम में लेते हैं अपन, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया, ये प्रकाश की किरण है। ठीक है, अब ये अभिलंब डॉट डॉट मान लीजिए आप, डॉट डॉट में। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है। ओके, समझ गए ना आप, और ये कोण कितना है, ये आई है, तो ये ए बी हो गया, ये अभिलंब हो गया, मतलब ये कोण क्या है आपका, आई है। समझ गए, अब ये आई है तो बच्चों देखो ये जो ए बी है ना, ए बी ये इस लाइन से क्या है, लंबवत है, तो लंबवत है तो इसका मतलब ये बचा हुआ कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। बाद देखिए इसको, ये कोण इस लंबवत से कितना है, आई है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 90 माइनस आई। कौन सा वाला, ये वाला कोण। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि जब ये लंबवत था और अब देखो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि आई हो गया, अब ये कोण है, तो आपसे मैं पूछूं कि ये कोण कितना बचा, तो आप कहेंगे सर ये 90 माइनस आई बच गया, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और लंबवत के अंदर ये बीच में एक लाइन खींच दी अपन ने। ठीक है, और ये लाइन इसके लंबवत है। मैं चिन्ह लगाता हूँ, जैसे सिंगल चिन्ह ये लगाता हूँ यहाँ पर, और एक बार इसको आप मान लीजिए ऐसे डबल लगाया था इसमें, ताकि आपकी दिक्कत नहीं आए। तो अगर ये आई कोण है तो ये हो गया 90 माइनस आई। ठीक है, और ये खुद भी क्या है, ये खुद पूरा 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है, तो अगर 90 माइनस आई है तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बस ये एक समस्या आपके आने वाली है, और बाकी इस टॉपिक के अंदर आपकी कहीं भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, और इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, देखो अगर ये कोण आर है, ये कोण आर है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आर, डबल कहते हैं। ठीक है, और ये 90 माइनस आर है, तो ये जो लाइन है वो लाइन, ये लाइन ना, ये स्पष्ट क्या है, लंबवत है, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये एक समस्या आएगी और कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसका मतलब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये कोण पूरा और ये कोण पूरा, ये क्या हो गया आई, ये क्या हो गया आर, दोनों क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ये परावर्तन का द्वितीय नियम होता है, और प्रथम नियम भी यही मिलेगा आपको। कैसे भाई, आपतित तरंगागर आपका, परावर्तित तरंगागर और परावर्तक पृष्ठ बोल दीजिए, या अगर एक एक किरण की बात करें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, चलो अब जो मैंने आपको समझाया वही आपको बताते हैं कि बी, जब बी को परावर्तक तल पर पहुंचने के लिए बी सी बराबर कितनी वीटी दूरी तय करनी होती है, या सी टी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
सिटी मान सकते हैं। सी प्रकाश का वेग हो जाएगा, वी का मतलब माध्यम में प्रकाश का वेग। दूरी तय करनी होती है जहाँ वी क्या है, माध्यम में प्रकाश का वेग है। इतने समय में क्या होता है, वो जो ए है ना, ए तो टच कर चुका है तो वो डी तक जाएगा और बी कहाँ तक जाएगा, सी तक। तो दोनों की दूरी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि माध्यम भी क्या है, समान है। ठीक है, जब तरंगाग्र का बी भाग सी तक पहुंचेगा तब ए भाग कहाँ तक पहुंच गया बच्चों, वो डी तक पहुंच गया, जिससे सी डी जो है वो परावर्तित तरंगाग्र के रूप में आपको प्राप्त होता है। फिर देखो मैंने आपको बताया था त्रिभुज ए बी सी, दोबारा देखिए ए बी और सी, और दूसरा आएगा ए डी सी। इन दोनों त्रिभुज की आपको क्या करनी है, सुरांग समता सिद्ध करनी है। तो सुरांग समता सिद्ध करेंगे तो दोनों कोण यानी बी कोण और डी कोण क्या होंगे, 90 होंगे, क्योंकि तरंगाग्र हमेशा अभिलंबों संचरित होता है। चलो, और पी सी बराबर ए डी, ये मैंने आपको बताया कि दोनों समान माध्यम में तो समान समय में समान दूरी तय करती हैं। तो ये हो गया दूरी 4 गुना समय क्या होगी, वी टी होगी, और जो सी टी मान है वो यहाँ पर सी टी लिख देंगे। ठीक है, और ए सी बराबर ए सी, मतलब दोनों त्रिभुज में ए सी भुजा क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तीन बातें होगी तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग हो गया। और त्रिभुज सर्वांग हो गया तो उसके जो क्या होते हैं, संगत जो कोण होते हैं वो भी क्या, संगत मतलब कि उसमें जो बचे हुए कोण है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो कोण बी ए सी और कोण ए सी डी भी क्या हो गया, बराबर हो गया। और उनकी वैल्यू हमने पहले से मान रखी है कि आई और आर होते हैं, तो कोण आई और कोण आर क्या हो गए, बराबर हो गए। ये बच्चों आ गया परावर्तन का द्वितीय नियम। ठीक है, और प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम उसकी भुजा के अंदर घुसा हुआ है कि हम कह सकते हैं आपतित तरंगाग्र, तरंगाग्र भी कह सकते हैं, हम किरण भी कह सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित तरंगाग्र और अभिलंब। ठीक है, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, आपतित तरंगाग्र या आपतित किरण, परावर्तित तरंगाग्र यानी परावर्तित किरण, और अभिलंब या एक और शब्द काम में ले सकते हैं, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जहाँ से वो पूरा समूह क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो यही परावर्तन का बच्चों क्या होता है, प्रथम नियम होता है। ठीक है ना, या तो आप ऐसे कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, और आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र व अभिलंब, या अभिलंब को आप ये भी कह सकते हो परावर्तक सतह। ठीक है, चलो, ये परावर्तन का क्या है बच्चों, प्रथम नियम है। तो इस प्रकार हाइगेंस सिद्धांत से बच्चों क्या होती है, परावर्तन के नियमों की व्याख्या होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही सरल था ये। चलो हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या बच गया, आपको पता है, अपवर्तन। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं अपवर्तन की, कि अपवर्तन जो है ना वो कैसे, अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कैसे होती है हाइगेंस के सिद्धांत से। ठीक है, तो देखो हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। अपवर्तन के जो नियम हैं उसके अंदर जो पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, देखिए परावर्तन के नियमों में तो क्या होता है, एक ही पृष्ठ पर, एक ही तल पर, एक ही सतह पर स्थित होते हैं, यहाँ एक बिंदु पर स्थित होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरा नियम आप जानते हैं कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसे हम कहते हैं साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम कहते हैं साइन आर, दोनों का जो अनुपात है वो एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और नियम बन जाता है स्नेल का नियम, जिसे हम एज ए फॉर्मूला लिखते हैं n/1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और वो होता है n2/n1 बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है, कोई दिक्कत आपके इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपवर्तन के दोनों नियम हमें पता है, क्योंकि अपवर्तन नियम हम पहले जो वीडियो किरण प्रकाशिकी में थे उनमें हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने अपवर्तन के नियम यहाँ पर लिखे नहीं हैं। ठीक है, हम सीधा अपवर्तन के नियमों की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। किस नियम से, हाइगेन के सिद्धांत से। और हाइगेन का सिद्धांत मैं फिर से रिपीट कर दूं, हाइगेन ने कहा था कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में गमन करता है, यानी प्रकाश स्रोत से प्रकाश हमेशा तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। देखिए इस चित्र से आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर दो माध्यम है। ठीक है, दो माध्यम है, एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है। ठीक है, विरल माध्यम है और प्रकाश की जो किरण है बच्चों वो आ रही है आपकी विरल माध्यम से सघन माध्यम में। इस चित्र को बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हो सकता है कि आप सघन ऊपर लिख रहे हो और विरल नीचे लिख रहे हो, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सी देखना अभिलंब वाला सिस्टम
ठीक है ना, क्योंकि सघन में जब आती है ना तो प्रकाश की किरण इधर मुड़ती है, मतलब अभिलंब की ओर आती है। और अगर आप सघन से विरल में जाएंगे, भाई जैसे आपको बताया था कि विरल से प्रकाश की किरण किस में जा रही है, सघन में जा रही है, तो सघन में जाने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब के समीप आती है, ठीक है, और विरल में अभिलंब से दूर हटती है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम खुले मैदान और एक भीड़ का मैदान, तो अगर हम खुले मैदान से भीड़ के मैदान की हो जाते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, दैट मीन्स हम अभिलंब के समीप आते हैं। और अगर हम भीड़ वाले मैदान से खुले मैदान में जाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब के इधर आएगी, क्योंकि सबसे पहले आपकी यही जांच होगी कि इसके अंदर आपने प्रकाश किरण किस प्रकार से माना है। तो हमने वेग से सघन माना है। दूसरी बात, हमने देखो इनका वेग है ना पहले से मान लिया C1 और C2। हो सकता है आपके मन में वैसे हम V1 V2 माने, कोई दिक्कत नहीं है, आप V1 V2 मान लीजिए, जैसे हमने पहले V माना था, कोई दिक्कत नहीं है, तो V1 V2 मान लीजिए, लेकिन हमें तो समझना है इसको, ठीक है। अब बात करें अपवर्तनांक की, देखिए N1 क्या होता है, जनरली गाइड्स के अंदर हमें मिल जाता है ये वाला म्यू, लेकिन हमारी बुक के अंदर जो अपवर्तनांक है वो माना गया है स्मॉल n, ठीक है। और आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं डूल नेचर वगैरह, उसमें फ्रीक्वेंसी को n से बोलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हम तो आपको बता रहे हैं कि n क्या है, यहाँ पर अपवर्तनांक है। अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बुक्स में हमारे n ही लिखा गया है, तो हम भी इसको n ही लिख रहे हैं। और अगर आप μ1 लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख देना आपकी अपवर्तनांक आपने क्या माना है, μ1 माना है, चलो n1, और ये हो गया आपका n2, ठीक है। अब जो सिंपल सा स्टेप करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए कि प्रकाश किरण देखो, अब ये ए से देखो अंदर की हो जा रही है, ठीक है। अब वही बात है कि फिर से दो खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते आए और एक ने टच कर दिया और एक अभी तक टच नहीं कर पाया। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश किरण 1 है, ये प्रकाश किरण 2 है, तो प्रकाश किरण का एक का तो पहुंच गया ए पर, ठीक है, और लेकिन ये नहीं पहुंचा, ये अभी तक हवा में ही है, ये अभी तक हवा में है। तो अब क्या करें भाई, जिसने टच कर दिया वो तो आगे जाएगा, आगे जाएगा। अब वो जब तक डी तक पहुंचता है ना, तब तक बी पहुंचेगा सी तक। अब आप कहेंगे सर ये तो डिस्टेंस कम लग रही है और ये डिस्टेंस ज़्यादा लग रही है, तो उसका कारण है क्योंकि अब इन्होंने माध्यम बदल लिया। माध्यम मतलब ये क्या था, ये अभी तक उसी माध्यम में, कौन से में, वेल माध्यम में। वेल माध्यम मतलब है खाली मैदान। खाली मैदान में आपकी स्पीड हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, अधिक होती है। और ऐसे ये, लेकिन अब आप आ गए सघन में, तो सघन में आ गए मतलब भीड़ में आ गए, तो आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो इसलिए आपकी जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी किस पर, वो डिपेंड करेगी आपकी वेलोसिटी पर। तो हम ये मानते हैं कि पहले माध्यम में वेग कितना है, c1 है ना, और समय कितना ले रहे हैं, t ले रहे हैं। तो हम ये मानते हैं t समय में ये तो जाएगा कौन, b से c तक, ये जाएगा c1t, ठीक है। और ये a से d तक जाएगा तो ये जाएगा बच्चों c2t, ये ध्यान रखना। और परावर्तन में तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि परावर्तन में हमने सीधा लिखा ct या vt। प्रकाश का हमने c मान लिया या हमने v मान लिया, तो c से ct हो गया और v से vt हो गया, क्योंकि चाल दूरी होती है चाल गुणा समय, ठीक है। तो यहाँ पहले माध्यम में स्पीड क्या होगी, c1t, स्पीड तो c1 है लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, c1t, और इसमें हो जाएगी c2t, ठीक है। पहली बात तो आपकी ये होगी। दूसरी बात, ये जो आपका कोण है, ठीक है, I के लिए, और ये जो कोण है वो किसके लिए, R के लिए। तो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो आप ध्यान से देखना, ये तरंगागर मैंने आपको बताया हमेशा अभिलंबित होता है, ये यहाँ से अभिलंबित होगा, तो अभिलंबित होगा। तो अब अभिलंबित में आपको दोनों ही समकोण त्रिभुज में साइन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की। इसके अंदर तो आपको निकालना है साइन आई, साइन आई, और इसके अंदर आपको निकालना है साइन आर, ठीक है, क्योंकि लंब बटा कर्ण का इसमें क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। तो जब हम लंब बटा कर्ण की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, BC, BC क्या हो गया, लंब, यानी साइन आई बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब तो हो गया C1t, और अगर आप V1 ले रहे तो V1t हो जाएगा, C1t यानी BC, और अपॉन में आ जाएगा AC कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, ठीक है। और इसी प्रकार 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, ओके। तो यहाँ हो जाएगा BC अपॉन AC, और इसमें हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें AD, इसमें हो जाएगा AD अपॉन AC, तो ये हो जाएगा साइन आर। तो साइन आई का मान निकालना है और किसका निकालना है, साइन आर का निकालना है, और फिर हम इसको क्या करेंगे बच्चों, हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं। चित्रानुसार प्रकाश किरण 1 और 2 विरल से कहाँ जा रही हैं, सघन में जा रही हैं। पृष्ठकारी पृष्ठ है, अक्ष देश से क्या हो जाती हैं बच्चों, अपवर्तित हो जाती हैं।
अपवर्तित हो जाती हैं तो हम ये मान लेते हैं कि पहले माध्यम प्रकाश का वेग c1 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप v1 मान लीजिए, आंसर तो वही आना है। और दूसरे माध्यम प्रकाश का वेग क्या है, c2 है। ओके, अब प्रकाश किरण एक जब बिंदु A पर पहुंच रही है ना, तब प्रकाश किरण 2 कहाँ पहुंच रही है, बिंदु B पर पहुंच रही है। और बिंदु B से जो प्रकाश किरण BC है ना, वो जब c1t यानी t समय में c1 वेग से जो दूरी तय करती है वो हो जाती है दूरी बराबर 4 गुना समय, तो BC हो जाएगी BC, तो क्या होगी, दूरी बराबर 4 c1 गुना समय t, दूरी तय करती है। इतने समय में बिंदु A से प्रकाश किरण बच्चों AD बराबर c2t, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग c2 है, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, c1 है। तो यहाँ AD भी क्या एक प्रकार की डिस्टेंस है, तो दूरी बराबर 4 c2 और समय t, दूरी तय करती है। समझ गए, जो हमने बनाया वही हमने लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो, इसकी बात करते हैं कि साइन आई, मैंने आपको बताया चित्र में आ जाएंगे अपन वापस इस प्रकार से, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन आई, तो लंब बटा कर्ण, लंब तो आपका हो गया BC, ये लीजिए BC, कर्ण आपका हो गया AC। ओके, और BC हमने निकाल लिया था, कितना था, c1t, पहले माध्यम प्रकाश का वेग कितना माना है, c1 माना है, तो t समय में हो जाएगा दूरी बराबर 4 गुना समय, BC बराबर क्या हो जाएगा, c1t हो जाएगा, ये लीजिए c1t। ओके, और बट्टा में क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू हमें पता नहीं। ओके, फिर दूसरा त्रिभुज इसी का भाई था और उसको कुछ ऐसे करना है, ठीक है, ये R हो गया और इसका नाम क्या था, D, लंब बटा कर्ण, तो लंब तो आपका हो गया AD, कर्ण आपका हो गया AC, ठीक है। अब AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे माध्यम प्रकाश का वेग कितना है, c2, टाइम कितना है, t, तो डिस्टेंस AD बराबर c2, स्पीड इंटू टाइम t, c2t। और अगर हम v1t करते हैं तो v1t लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे v2t, फिलहाल हम लेते हैं c2t, ठीक है ना, c1t और c2t। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और दूसरा समीकरण 2 आ जाएगा, तो समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 की बात करते समय ये आ गया, ठीक है, साइन आर के लिए मान आ गया, साइन आर के लिए, और ये साइन आई के लिए। ओके, अब देखो समीकरण 1 में 2 का देते हैं भाग, क्योंकि हमें निकालना है स्नेल का नियम, वो होता है साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आई बटा साइन आर होता है ना, तो c1t बटा में क्या था, AC था, और बटा c2t बटा AC था, AC से AC की नमस्ते हो गई, नमस्ते हो गई, वो हट गया, क्या बच गया, c1t अपॉन c2t। अब आप कहेंगे सर t भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि समय भी समान है, बिल्कुल कटेगा, और कट कर ये आ गया साइन आई बटा c1 बटा c2। अब पता समस्या क्या आती है, अब समस्या आती है सर आपने तो कहा था स्नेल के नियम में साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1 होता है, ठीक ना, n2 बटा n1 होता है, तो वो कैसे लाएं, तो वो भी लाएंगे। देखिए वो लाने का तरीका ये है, हमें पता है कि अपवर्तनांक होता है दो माध्यमों में जो वेग होते हैं उनका अनुपात, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि c अपॉन वी, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया कि इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है जो हम पहले वाले वीडियो में हम उनको पढ़ चुके हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये माने कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है, तो एक माध्यम में क्या है, प्रकाश है C, और दूसरे माध्यम वेग क्या है, v1 है, ठीक है, या c1 है, और दूसरे के लिए माने n2 के लिए c अपॉन c2। अब अगर हम n1 अपॉन n2 कर दें, मतलब c बटा c1 बराबर, देखो इसमें n1 है और c नीचे है, यानी माध्यम का जो वेग है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, अपवर्तनांक पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और वो भी किस पर है, व्युत्क्रम समानुपाती है। देखो यहाँ से आप समझ सकते हैं n डिपेंड करता है 1 अपॉन v, तो एक तरीका तो सीधा यहीं से आप सोल्व कर दीजिए, n1 बटा n2 बराबर v2 बटा v1, या मैंने c2 माना है तो c2 अपॉन c1, या फिर जो मैं ऑन स्क्रीन आपको बता रहा हूँ n1 बराबर c बटा c1, n2 बराबर c अपॉन c2। अब c से c तो कॉमन आ रहा है देखो दोनों में, तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे n1 में n2 का, ठीक है, तो n1 में n2 का भाग देंगे ना, तो देखो इनको इस प्रकार से कर देंगे, c1 को यहाँ ले गए, n1 को इधर ले गए और ये इधर ले गए, तो अब ये c1 बटा c2 हो जाएगा, क्योंकि हमें मान किसका चाहिए, c1 बटा c2, और आपने शायद हो सकता है v1 v2 माना, तो v1 बटा v2 का ले लेंगे। तो जब ये आप इसमें भाग दोगे ना c बटा n1 और c बटा n2 का, तो n2 चला जाएगा ऊपर वाले भाग पर और n1 आ जाएगा नीचे वाले भाग पर, तो ये आ जाएगा n2 बटा n1, और आपको ये समझना है। और चलो इतनी कहानी भी अगर दिमाग में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप तो ध्यान रख लीजिए, n बराबर होता है cv, c होता है प्रकाश का वेग फिक्स होता है, तो n डिपेंड करेगा 1 अपॉन v पर, तो इसका मतलब n1 बटा n2 बराबर v2 बटा v1, और हमने वेग क्या माने, हमने जो माने वो c2 माना है और c1 माना है, ठीक है। तो अब देखो ये मान आप कहाँ रखेंगे, जो आपने पहले जो माना था कौन सा, देखिए दोबारा देखिए आप, ये वाला साइन आई बटा
साइन आर बराबर C1 बटा C2 है ना, तो यहाँ हम कर देंगे इसको और यहाँ हम इसको N2 बटा N1 के रूप में रख देंगे और ये हमारा स्नेल का नियम आ गया, साइन आई बटा साइन आर बराबर N2 बटा N1 और N2 बटा N1 को भी आप चेंज कर दीजिए, क्या आ जाएगा N2 आ जाएगा। ये अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि चित्र में स्पष्ट है बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों बच्चों एक क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, और परावर्तन में एक सतह पर स्थित होते हैं। अब बच्चों ये हो गया अपवर्तन का प्रथम नियम। ठीक है, इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से बच्चों क्या होती है, अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जाती है। और आपको ये बता दूं कि परावर्तन से ज़्यादा मोस्ट अपवर्तन होता है। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए होंगे कि अपवर्तन और परावर्तन सबसे ज़्यादा फोकस आपका रहना चाहिए अपवर्तन पर, हालांकि परावर्तन भी आपको पढ़ना है। अब बच्चों इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो टॉपिक बेस हो है, वो जिस टॉपिक पर बिलोंग करते हैं हम उनको साथ साथ में सॉल्व कर लेते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। चलो बात करते हैं। 589 है 589 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10 की घात -9 तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश है। अब बताओ तरंग दैर्घ्य मतलब क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश है और वायु से जल की सतह पर, वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। तो हमें निकालना परावर्तित अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, आवर्ती तथा चाल क्या होगी, जबकि जल का अपवर्तांक हमें वैसे भी पता ही है कितना है, 4/3 या 1.33 जो हमें सवाल में दिया गया है। देखिए अब ये सवाल करना है। अब इस सवाल में वही कंसेप्ट वाली बात आएगी कि जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर वो हमें अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम इसमें एज ए कंसेप्ट स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, फ्रीक्वेंसी वो हमेशा डिपेंड करती है किस पर, लैम्डा पर, वेव लेंथ पर, तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है, और जब इसको आप बराबर करते हैं तो सूत्र आता है C/λ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर C आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश का वेग, और लैम्डा होती है वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। तो इस क्वेश्चन में आपको लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है और बाकी आपसे पूछ रहा है। चलो निकालते हैं। देखो लैम्डा का मान आपको दिया गया है 589 नैनोमीटर। ओके, ये तो आपसे कभी पूछ लीजिए, प्रकाश का वेग C का मान था 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। एन हमें दिया गया है, एन यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक है 1.33। ठीक है, अब ये देखो एज ए कंसेप्ट दिमाग फिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि परावर्तित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य आवृत्ति है वह चाल है, वो क्या होती है, आपतित प्रकाश के समान होती है। ठीक है, चलो तो लैम्डा का मान तो जो हमें सवाल में दिया गया है वो कब आ गया, क्योंकि तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सेम रहती है। प्रकाश आता है किसी सतह से, टकराता है और चला गया। ठीक है, तो उनकी तरंग दैर्घ्य आवृत्ति व चाल आपतित प्रकाश के समान है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं बच्चों। देखो लैम्डा की वैल्यू तो चलो सही है आपकी 589 है, तो गुणा 10 क्या -9 मीटर हो गया। 9 कहाँ से आ गया, -9 नैनोमीटर है। ठीक है, प्रकाश का भी आपको पता है, बस क्या निकालना है आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, म्यू होता है C/λ। C का मान हमें दिया गया है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये लीजिए हर्ट्ज के अंदर हमारी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, चलो अपवर्तित प्रकाश, देखिए हमें पता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज सब कुछ हो रहा है, वेग चेंज हो रहा है ना। लेकिन एक ऐसी भी भौतिक राशि है जो चेंज नहीं होती, और जो एग्जाम में भी आई हुई है कि क्या चेंज नहीं होता, तो आप बताएंगे आवर्ती फ्रीक्वेंसी। ये लीजिए जो उसमें निकालिए वो कि वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो आवर्ती हमेशा आपतित प्रकाश की आवर्ती के समान होती है। अपवर्तन के दौरान ये मानो आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रहे हैं ना, तो आवर्ती हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। तो पहला तो हो गया हमारा। लैम्डा डैश की बात करें तो माध्यम पर डिपेंड करेगी। 589 में क्या करेंगे, 1.33 का भाग दे देंगे, तो देखो ये लगभग 442 पॉइंट समथिंग आएगा जब आप सोल्व करोगे। बट हमने क्या किया, इसको राउंड फिगर कर लिया है, कितना 443 नैनोमीटर। ठीक है ना, आप करोगे तो 442 पॉइंट समथिंग आएगा ये। चलो हमने इसको राउंड फिगर कर लिया, और फिर देखिए हम बात करते हैं कांच में कितना वेग होगा। तो हमें पता है एन वाई होता है C/v। चलो सोल्व करते हैं, तो C और एन का मान तो हमें पता है, क्योंकि C का तो फिक्स होता है प्रकाश का वेग, एन होता है 1.33। इसको सोल्व करेंगे तो वैसे बच्चों ये आएगा, बुक्स में लिखा हुआ है 2.22। ठीक है, बट आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.256 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं कि तरंगाग्र कैसा बनेगा। तरंगाग्र कैसा बनेगा, पहला मैं आपको बता चुका हूँ कि बिंदु प्रकाश स्रोत है, तो तरंगाग्र कैसा बनेगा बच्चों, गोलीय तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत है, उत्तल लेंस। ठीक है, और ये फोकस बिंदु, यहाँ कोई प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे प्रकाश इधर आएगा तो प्रकाश की किरण क्या होती है, जब फोकस से किसी लेंस पर
आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे। तो कैसा तरंगागर बनेगा? बिल्कुल सही है, समतल तरंगागर बनेगा। ठीक है, तीसरी बात करते हैं। किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगागर का पृथ्वी द्वारा अवरोधित भाग, यानी हमें तारे से जो प्रकाश किरणें आएंगी वो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होंगी। तो ये कैसा बन गया? ये बन गया बच्चों आपका समतल तरंगागर बन गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, सोल्व कर लेते हैं। छोटा सा है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वैसे भी हमें पता है कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? बिल्कुल निकाल देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? यदि अगर आपका उत्तर हाँ है तो लाल तथा बैंगनी में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? एन का मान हमें दिया हुआ है 1.5। वैसे में पता है कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 1.5 ही होता है। सी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हमें पता है कि n बराबर होता है c/v और v बराबर हो जाएगा c/n। c और n दोनों के मान हमें पता है। तो c का हो गया 3 × 10⁸ और बटा n का हो गया 1.5। अब पॉइंट आएंगे तो क्या हो जाएगा 30/15 × 10⁸। तो ये कितना आ गया? 2। तो 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दूसरी बात कि हाँ, हमारा उत्तर क्या है? हाँ में। प्रश्न क्या था? दोबारा चेक कर लें कि क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? तो बिल्कुल हाँ करती है, क्योंकि रंग डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पर। क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो इसकी सीधी सी बात है कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका विचलन भी अधिक होता है। यानी बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण उसका विचलन सबसे क्या होता है? कम होता है। और बैंगनी रंग के लिए क्या होती है? विचलन अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य कम होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो बैंगनी प्रकाश का विचलन कांच के प्रिज्म में लाल प्रकाश से अधिक होता है, क्योंकि लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो उसका विचलन कम होगा। और बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है तो उसका विचलन अधिक होता है। तो NV > NR। ठीक ना, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से क्या हो गया? अधिक हो गया। तो श्वेत प्रकाश का बैंगनी अवयव, क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 कलर है तो उसमें जो बैंगनी अवयव है ना वो सदैव लाल अवयव से क्या होता है? धीमा चलता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को विस्तार से जाना। अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में ये जो आभासीय आवृत्ति है या आभासीय तरंग दैर्ध्य उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है अर्थात डॉपलर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।